नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम परिस्थितियों भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। परिस्थितियों भूमिका का अर्थ, परिभाषा और बहुत सारी अवधारणाएं, उन दोनों के बीच में अंतर को जानने का प्रयास करेंगे। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और कुछ अवधारणाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, जैसे कि रोल टेकिंग, रोल प्लेइंग, प्लेइंग एट रोल। ये 3-4 अवधारणाएं हैं, तो इनमें अंतर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं परिस्थिति के बारे में। परिस्थिति है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो सर हेनरी मैन ने किया था। किसने किया था परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? सर हेनरी मैन ने परिस्थिति समाज की बात उन्होंने की थी। अगर हम भूमिका शब्द की बात करें तो भूमिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो मीड ने किया था। अगर हम इन दोनों का संयुक्त रूप से चर्चा करें, परिस्थिति और भूमिका का विस्तृत वर्णन है वो एक साथ, वो किया था सर्वप्रथम राल्फ लिंटन ने। किसने किया था? राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1936 में इन्होंने दोनों अवधारणाओं को एक साथ रखा और इनका विस्तार से है वो वर्णन किया। वैसे किंग्सले डेविस ने भी ह्यूमन सोसाइटी और मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में परिस्थितियों भूमिका का वर्णन किया है। अगर हम परिस्थिति के अर्थ को देखें तो परिस्थिति का अर्थ राल्फ लिंटन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, किसी एक सामाजिक व्यवस्था में किसी एक समय के अंदर व्यक्ति का जो पद होता है उस पद को परिस्थिति कहते हैं। यानी समाज के अंदर हमारे कोई ना कोई हमारा पद होता है, एक नहीं होता है, बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन एक विशेष समय में जो हमारा पद होता है उसके लिए परिस्थिति शब्द का प्रयोग है वो राल्फ लिंटन ने किया था। और ये इनकी परिभाषा भी है, जैसे कि अभी आप विद्यार्थी की परिभाषा में हो सकते हो, कुछ है वो पिता की परिस्थिति में हो सकते हैं, कुछ पुत्र की, कोई भाई, कोई बहन, अलग अलग परिस्थितियों की भूमिका में हम होते हैं। अगर हम इनकी परिभाषाओं की देखें तो परिभाषाएं बहुत सारी है, तो हम मुख्य परिभाषाएं यहाँ ले रहे हैं जो कि परीक्षा में आने की प्रबल जिनकी संभावना है। तो पहले परिभाषा हम देखें एलियट एवं मेरिल की। देखो परिभाषाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हमें इन अंतरों को समझना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कैसे भी हमें मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम जो अलग अलग परिभाषाएं हैं थिंकर्स की उनको हम याद कर सकें और पहचान सकें कि ये परिभाषा किसकी है। तो यहाँ हम मुख्य 5 परिभाषाएं ले रहे हैं। नंबर 1 एलियट एवं मेरिल, इन्होंने क्या कहा कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है। ये पद शब्द बार बार आएगा, तो पद पे हमें नहीं जाना है। तो परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि प्रयत्नों के कारण प्राप्त करना है। तो यहाँ जो आयु, लिंग, वर्ग, व्यवसाय, विवाह की बात है वो कौन करते हैं? वो एलियट एवं मेरिल करते हैं, वो बाकी और थिंकर नहीं करते हैं। तो ये इनका कीवर्ड्स हो जाएगा। दूसरी परिभाषा हम देखें तो ऑकबर्न एवं निम्को ने क्या कहा है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह हो सकती है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ शब्द क्या हो जाएगा? पद का प्रतिनिधित्व है। तो पद का प्रतिनिधित्व करता है, ये किसने कहा? ऑकबर्न एवं निम्को ने कहा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पद का प्रतिनिधित्व है। अगली परिभाषा देखें बीरस्टीड की। बीरस्टीड ने क्या कहा? बिल्कुल छोटी सी बात कही है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज या समूह में व्यक्ति का क्या है? पद है। क्या है? व्यक्ति का पद है। अगली परिभाषा किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में, किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो सामान्य समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसका निर्माण स्वतः ही होता है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबंध होता है। तो यहाँ जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबंधता की बात है वो की जा रही है कि इसके द्वारा, किंग्सले डेविस के द्वारा। अगर हम रॉबर्ट बीरस्टीड की परिभाषा देखें तो इससे भी कई बार है वो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। तो ये समाज की परिभाषा दे रहे हैं और परिस्थिति की परिभाषा भी दे रहे हैं। इसी प्रकार से कार्ल मैकहिम कहते हैं कि समाज सामाजिक शक्तियों का जाल है। देखना, कार्ल मैकहिम किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, और बीरस्टीड वो किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। तो ये प्रश्न है वो 1-2 बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको याद कर लें। अगर हम इनके प्रकार की बात करें,
हम परिस्थिति के प्रकार की बात करें तो राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में मुख्य रूप से 2 प्रकार की परिस्थिति बताई है। नंबर 1 अर्जित परिस्थिति, नंबर 2 प्रदत्त परिस्थिति। तो पहले हम बात करते हैं प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त जैसे कि नाम से पता होता है, किसी के द्वारा दी गई, प्रदत्त यानी अपने आप है, वो प्राप्त हुई है। तो जो परिस्थितियां व्यक्ति को स्वतः ही आयु, लिंग, नातेदारी, प्रथा, परंपरा, जाति, प्रजाति आदि के आधार पर प्राप्त हो जाती है, यानी बगैर किसी प्रयास के आयु, हम अभी किस आयु के हैं, बाद में किस आयु के होंगे, हमारा लिंग क्या है, हम किस जाति के हैं, हमारी प्रजाति कौन सी है, हमारी जो नातेदारी व्यवस्था में हमारा कौन सा स्थान है, तो इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। ये हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। कोई बच्चा है जन्मते ही किसी का चाचा बन जाता है, तो वो क्या है, प्रदत्त है, समाज के द्वारा दी गई परिस्थिति है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों को हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं, जो बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाती है। जैसे कि पुत्र है, राजकुमार है, राजा का बेटा राजकुमार ही बनेगा। जाति है, हम किसी भी जाति के सदस्य हैं। प्रजाति है, हमारी कोई भी प्रजाति है, तो ये इस पे हमारा कोई जोर नहीं चलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, आखिर गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो लगता है कि प्रदत्त होती है, लेकिन वास्तव में प्रदत्त नहीं होती है, अर्जित होती है। जैसे कि पति, पत्नी, माता, पिता। तो माता पिता और पति पत्नी को कहोगे कि ये तो प्रदत्त है, लेकिन प्रदत्त नहीं है। हम पति या पत्नी बनेंगे तो क्या जन्म से ही हम पति पत्नी बन जाते हैं? क्या हम इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा? तो पति पत्नी बनने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो ये क्या है? प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। हाँ, लगती प्रदत्त जैसे जरूर है। तो पति पत्नी माता पिता ये क्या है? अर्जित परिस्थितियां हैं, प्रदत्त नहीं है। थोड़ा सा यहाँ आप ध्यान देना, कई बार यहाँ गलती हो जाती है। तो ये क्या होती है? प्रदत्त परिस्थिति होती है, वो क्या स्थायी होती है। और प्राचीन समाजों में या ग्रामीण समाजों में, सरल समाजों में, आदिम समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का विशेष महत्व होता है। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया है अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति वह होती है जिसके लिए व्यक्ति को परिश्रम या विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। परिश्रम भी करना पड़ता है और उस पद को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। तो जो अर्जित की जाती है, मेहनत से प्राप्त होती है, उसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जैसे शिक्षक है, पति है, कोई अधिकारी है, तो ये सब, तो ये मुख्य रूप से किसके द्वारा प्राप्त होती है? ये योग्यता के आधार पर या गुणों के कारण अर्जित परिस्थिति प्राप्त होती है। और इनके आधार पर ये बदलती रहती है। ये क्या थी? स्थायी थी, प्रदत्त थी। हमेशा अगर आप किसी के भाई हो तो हमेशा भाई रहोगे, लेकिन आज अगर आप कोई टीचर हो तो कल हो सकता है कुछ और बन जाए, परसों कुछ और बन जाए। तो अर्जित परिस्थिति है, वो गुणों या योग्यता के आधार पर बदलती रहती है, यानी स्थायी नहीं होती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं अर्जित है, वो शिक्षा से, कुशलता से, संपत्ति से, व्यवसाय से, राजनीतिक पद आदि से हमें प्राप्त होती है। आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, वर्तमान समाज, सूचना समाज, इन सब में पर अर्जित परिस्थिति का विशेष महत्व होता है। तो आप इन दोनों में आसानी के साथ अब अंतर कर सकते हो। कुछ अन्य वर्गीकरण हैं परिस्थिति से संबंधित, जैसे कि किंग्सले डेविस का वर्गीकरण है। तो किंग्सले डेविस ने परिस्थिति के 4 वर्गीकरण किया। कितने वर्गीकरण किया है? 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। नंबर 1 परिस्थिति, जो कि सामान्य रूप से हमें प्राप्त होती है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? प्रदत्त परिस्थिति के लिए परिस्थिति शब्द का है वो प्रयोग किया है। दूसरा उन्होंने कहा है ऑफिस या पदानुसंग। तो इसमें यह कहा है कि औपचारिक संगठन के अंदर व्यक्ति का जो पद होता है वो क्या होता है? उसका ऑफिस होता है या उसका पद होता है। तो ये क्या होता है? अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है। तो पहला हो गया परिस्थिति, दूसरा पदानुसंग, और तीसरा है स्टेशन, हैसियत या स्थिति पुंज, परिस्थिति पुंज। तो इसमें स्टेशन बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से स्टेशन बोलते हैं कि व्यक्ति की जो अनेक परिस्थितियों का योग है। बहुत सारी परिस्थितियां होती है। हो सकता है कि गांव में वो एक जमींदार हो सकता है, वो बारड पंच हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। तो सभी परिस्थितियों के योग को क्या कहते हैं? स्टेशन कहता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान है वो एक परिस्थिति से नहीं होती है। वो किसी का पिता है, वो किसी का भाई है, वो किसी का पुत्र है,
वो गांव में पंचायत का सदस्य हो सकता है, वो जमींदार हो सकता है। ये सब मिलकर व्यक्ति के स्टेशन का निर्माण करते हैं। अगर वो अच्छा पिता नहीं है, बाकी सब जगह अच्छा है, तो क्या होगा कि उसकी हैसियत है वो चेंज हो जाएगी। चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, सहतृप्त या परिस्थिति समूह है। तो इसमें मुख्य रूप से जो एक समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति हैं उनके समूह को कहा है, एक समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो तीनों सेना के प्रमुख है उनकी समाज के अंदर क्या परिस्थिति एक जैसी है, तो इनको इन्होंने कहा है, किसने, किंग्सले डेविस ने, सहतृप्त। इसी प्रकार से कुछ और भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे उद्योगपति होते हैं, तो बहुत अमीर धन उद्योगपति होते हैं, कुछ मध्यम उद्योगपति होते हैं, तो वो सब अमीर वाले एक सहतृप्त का निर्माण करेंगे, मध्यम वाले एक का करेंगे और निम्न वाले एक का करेंगे। मर्टन ने परिस्थितियों भूमिका से संबंधित जो अवधारणाएं दी है उनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, भूमिका प्रतिमान। देखो यहाँ जब हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदी को जब हम पढ़ते हैं तो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो हमें इन अर्थों की पहचान करनी है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि बात करें, भूमिका प्रतिमान भी हो सकता है, भूमिका समुच्चय भी से कहते हैं और भूमिका संकुल भी से कहते हैं। तो कुछ भी आ जाए, अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो है रोल सेट। भूमिकाओं का एक सेट, भूमिकाओं का एक समुच्चय। तो इसलिए आप अगर अंग्रेजी के शब्दों का अगर अच्छा प्रयोग कर सको तो हमें अर्थ को पहचानने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो रोल सेट, अंग्रेजी में रोल सेट होगा, हिंदी में भूमिका प्रतिमान, भूमिका समुच्चय, भूमिका संकुल, भूमिका योग भी हो सकता है। तो एक परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं होती है, तो उसको परिस्थिति सेट कहते हैं या भूमिका सेट कहते हैं। जैसे उसको भूमिका सेट कहते हैं। जैसे कि एक अध्यापक है, तो अध्यापक की क्या है, एक परिस्थिति है, लेकिन इसकी भूमिकाएं बहुत सारी है। भूमिकाएं कौन कौन सी हो जाएगी? उसकी भूमिका है जो प्रिंसिपल है उसके साथ अलग होगी, जो उसके सहकर्मचारी हैं उसके साथ अलग होगी, और जो उसके बच्चे हैं उनके साथ उनकी अलग होगी। इसी प्रकार से अगर एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर है तो उसकी अनेक भूमिकाएं होती है। जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है उसके लिए अलग है, सहकर्मियों के लिए अलग है, जो नर्सिंग स्टाफ है उसके लिए अलग है, और जो मरीज हैं उनके लिए अलग है। तो एक ही परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाएं होती है। जैसे कि घर के अंदर एक माता है तो उसकी अनेक भूमिकाएं हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसको हम कहेंगे भूमिका प्रतिमान। जैसे कि एक अध्यापक का छात्रों, अन्य अध्यापकों और उच्चाधिकारियों के साथ भूमिका। दूसरा है परिस्थिति प्रतिमान। परिस्थिति प्रतिमान क्या होता है कि अनेक परिस्थितियों का योग है। परिस्थिति प्रतिमान क्या है? स्टेटस सेट इसको बोलते हैं, या परिस्थिति पुंज भी इसको बोल देते हैं। तो एक व्यक्ति की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनका योग है। फिर मैं थोड़ा सा समझा दूं कि परिस्थिति प्रतिमान क्या होता है कि एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का योग होता है, और भूमिका प्रतिमान व्यक्ति की एक परिस्थिति से संबंधित अनेक भूमिकाओं का योग होता है। तीसरी इन्होंने बताई है परिस्थिति श्रृंखला या परिस्थिति क्रम। यानी आप पहले विद्यार्थी थे, फिर परीक्षार्थी हो गए, फिर अध्यापक हो गए, फिर आप या पहले कोई भाई पुत्र होता है, फिर वो पति बन जाता है, फिर वो पिता बन जाता है, फिर वो दादा बन जाता है। यानी परिस्थितियों का क्रम है वो चलता रहता है। तो ये 3 अवधारणाएं हैं, वो किसने दी है? मर्टन ने दी है। अच्छी तरीके से आप याद कर लें, इनसे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, मर्टन का वर्गीकरण और किंग्सले डेविस का वर्गीकरण, दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं परिस्थिति से जुड़ी हुई अन्य अवधारणाओं के बारे में। नंबर 1, परिस्थिति समूह। तो परिस्थिति समूह की अवधारणा दी थी मैक्स वेबर ने कहा कि जिन लोगों की एक समान जीवन शैली होती है वो क्या करते हैं? परिस्थिति समूह का निर्माण करते हैं। समूह, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है?
परिस्थिति समूह कहलाता है। किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा। दूसरा है परिस्थिति प्रतिष्ठा। परिस्थिति प्रतिष्ठा, यह अवधारणा दी थी वार्नर ने। किसने दी थी? वार्नर ने दी थी। इसे ख्याति का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रतिष्ठा का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी प्रत्येक परिस्थिति की जो प्रतिष्ठा होती है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा, हम प्रतिष्ठा पे हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। एक होती है मुख्य परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी थी E.T. हिलर ने। किसने दी? E.T. हिलर ने। यानी हमारी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य परिस्थिति होती है। तो उस मुख्य परिस्थिति के कारण ही उस व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे कि कोई अध्यापक है तो वो उसकी मुख्य परिस्थिति हो जाएगी, उससे उसकी पहचान होगी। बाकी तो उसकी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो भाई भी है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जो मुख्य परिस्थिति होती है, जो उससे पहचान होती है, तो उसको E.T. हिलर ने मुख्य परिस्थिति कहा है। एक है परिस्थिति असंगता। परिस्थिति असंगता और परिस्थिति क्रिस्टलीकरण। तो ये अवधारणा दी थी गेरहार्ड लेनेस्की ने। तो इसमें क्या होता है कि दो जो परिस्थितियां होती है उनमें क्या होती है? असंगता होता है, विरोधाभास होता है। जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जातिवाद था, वो अपने चरम पर था। अगर कोई निम्न जाति से व्यक्ति अगर उच्च परिस्थिति उसने प्राप्त कर ली, वो अगर अधिकारी बन गया, तो क्या है? अर्जित परिस्थिति तो उसकी क्या थी? अधिकारी की थी। लेकिन प्रदत्त परिस्थिति क्या थी उसकी? एक निम्न जाति के व्यक्ति की थी। तो इन दोनों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। इसे कहते हैं परिस्थिति असंगता, परिस्थिति कुंठा। यह अवधारणा दी थी अल्बर्ट कोहन ने। इन्होंने कहा था कि जब महत्वाकांक्षा और उपलब्धि के बीच में अंतर होता है, व्यक्ति चाहता तो कुछ और है लेकिन उसको वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो क्या होता है? कुंठित हो जाता है। युग्मित ध्रुवीय परिस्थितियां, तो ये क्या होती है? कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक के बगैर दूसरे का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे कि माता पिता है, ग्राहक है, दुकानदार है। तो ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बगैर दुकानदार के ग्राहक नहीं है और ग्राहक के बगैर दुकानदार नहीं है। यह उदाहरणा दी थी बीयरस्टीड ने। स्थितिपरक परिस्थितियां, तो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जो तत्कालीन होती है, कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद में वो भिन्न हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कि हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, तो जैसे ही यात्रा पूरी हो जाती है तो हमारी यात्री की जो परिस्थिति है वो समाप्त हो जाती है। तो इनको बोलते हैं स्थितिपरक परिस्थितियां। परिस्थिति तनाव एवं भूमिका तनाव, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को हमें समझना है। पहले हम बात करते हैं परिस्थिति तनाव के बारे में। तो जब दो भिन्न परिस्थितियों के कारण द्वंद उत्पन्न होता है तो उसे परिस्थिति तनाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिस्थिति तनाव कहते हैं। जैसे कि एक जज है, अगर उसे अपने पुत्र को सजा सुनानी पड़े तो वो क्या है? परिस्थिति तनाव में आ जाएंगे। इसकी दो परिस्थितियां हो जाएगी, एक तो जज की परिस्थिति, दूसरी पिता की परिस्थिति। तो दोनों में द्वंद उत्पन्न हो जाएगा कि वो पिता की परिस्थिति को अच्छी तरीके से निभाए या जज की परिस्थिति को अच्छी तरीके से निभाए। तो इसे कहते हैं परिस्थिति तनाव। अब हम बात करते हैं भूमिका तनाव के बारे में। तो भूमिका तनाव तब उत्पन्न होता है जब एक ही परिस्थिति के कारण, एक ही परिस्थिति संकुल भूमिका संकुल, एक ही भूमिका संकुल से संबंधित दो भिन्न परिस्थितियों में द्वंद उत्पन्न होता है। क्या है? जब एक ही भूमिका संकुल, जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल आप देकर बताया था कि एक टीचर है तो उसका प्रिंसिपल के साथ, उच्चाधिकारियों के साथ, जो शिक्षक हैं उनके साथ और बच्चों के साथ अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग भूमिकाएं होती है, लेकिन परिस्थिति क्या है? एक ही है। वो क्या है? शिक्षक है। तो जब एक ही भूमिका संकुल से संबंधित दो भिन्न परिस्थितियों में द्वंद उत्पन्न होता है तो उसे भूमिका तनाव कहते हैं। जैसे एक अध्यापक है, उसका प्राचार्य और छात्रों से भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती है। प्राचार्य अलग अपेक्षा रखता है उससे और छात्र अलग अपेक्षाएं रखता है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं भूमिका तनाव। तो भूमिका तनाव है वो भूमिका संघर्ष का ही एक रूप है। भूमिका तनाव भूमिका संघर्ष का ही एक रूप है। और जब अस्पष्ट भूमिकाएं होती है तब भी भूमिका तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो
तो आपको नहीं पता है कि आपकी भूमिका क्या है, तो आप सामने वाले के पता नहीं कि चरण स्पर्श करने हैं या उनसे हाथ मिलाना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपकी भूमिका क्या है, सामने वाला मेरी नातेदारी में क्या लगता है। तो जब अस्पष्ट भूमिकाएं होती है तब भी भूमिका तनाव उत्पन्न होता है। अगर हम परिस्थिति की विशेषताओं की बात करें तो परिस्थिति की विशेषताएं हैं कि ये समाज की आवश्यकताओं का परिणाम है। बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उनके आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग परिस्थितियां होती है। परिस्थिति है वो सापेक्षिक होती है, यानी तुरंत बदल जाती है। अगर कोई पिता अपने पुत्र को डांट रहा है तो वो किसकी भूमिका में है, वो किसकी परिस्थिति में है, पिता की। लेकिन अगर उसके पिता आ जाते हैं तो उसकी परिस्थिति चेंज हो जाएगी, वो क्या आ जाएगा, पुत्र की परिस्थिति में आ जाएगी, यानी सापेक्षिक होती है। यह सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकट करती है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और परिस्थिति और भूमिका दोनों मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम बात करें प्रतिष्ठा और सम्मान की, तो प्रत्येक परिस्थिति की अलग प्रतिष्ठा होती है। एक जिला कलेक्टर है, उसकी प्रतिष्ठा अलग है, एक एसडीएम है, उसकी प्रतिष्ठा अलग है, एक ग्राम सेवक है, उसकी अलग है, एक चपरासी है, अलग है, यानी प्रत्येक परिस्थिति की प्रतिष्ठा है वो अलग होती है। तो ये क्या होती है। और दूसरा होता है सम्मान। सम्मान का संबंध है वो परिस्थिति से नहीं है, सम्मान व्यक्तिगत होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति का निर्वाह, अपनी भूमिका का निर्वाह अच्छे तरीके से करता है तो उसको सम्मान प्राप्त होता है। अगर चपरासी एक अच्छा सिपाही रखता है, प्रत्येक का कहना मानता है, अपना सही कार्य करता है, तो उस चपरासी की सम्मान है वो अच्छा होगा। और एक प्रिंसिपल, एक प्राचार्य अगर अपनी भूमिका का सही निर्वाह नहीं करता है तो उसका उतना सम्मान नहीं होगा जितना कि एक चपरासी का होता है। अब हम बात करते हैं भूमिका की। तो पहले परिस्थिति थी, अब है भूमिका। तो भूमिका क्या है, परिस्थिति का अगला पक्ष है, दूसरा पहलू है, यानी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो किसी सामाजिक व्यवस्था में किसी विशिष्ट पद या परिस्थिति के साथ कुछ अधिकार और दायित्वों का बोध होता है। क्या होता है, अधिकार होते हैं और कुछ दायित्व होते हैं। अगर पिता है तो उसका कुछ दायित्व बनता है, कुछ उसके अधिकार होते हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। राल्फ लिंटन ने क्या कहा कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। ये छोटी सी परिभाषा है। अन्य परिभाषा देखें तो किंग्सले डेविस क्या कहते हैं। किंग्सले डेविस का मानना है कि भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुरूप, यहाँ देखना, आवश्यकताओं के अनुरूप की गई क्रिया है। यानी व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। किसने कहा, किंग्सले डेविस ने कहा। एलियट व मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। फेयरचाइल्ड, भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित है। तो ये परिभाषाएं हैं वो आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद करनी पड़ेगी। आगब्रन एवं निमकॉम के अनुसार भूमिका एक समूह में विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याक्षाओं और व्यवहार प्रतिमानों का योग है जिसमें कर्तव्यों एवं अधिकारों दोनों का योग होता है। किसका योग होता है, कर्तव्यों का और अधिकारों का योग होता है, तो उसे हम भूमिका कहते हैं। तो एक परिस्थिति धारण करने के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। जैसे कि अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरी परिस्थिति है और इसके अनुरूप में जो भी कार्य करूँगा वो मेरी भूमिका होगी। भूमिका निर्वाह, ये तीन अवधारणाएं हैं, थोड़ा सा इनमें आप अंतर समझ लें। एक है रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वाह। दूसरा अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एट रोल। और एक भूमिका धारण या भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। तो आप इनके अंग्रेजी के अर्थों को समझने का प्रयास करें। पहला है भूमिका निर्वाह, रोल प्लेइंग। तो प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति होती है और उस परिस्थिति के अनुरूप व्यक्ति अगर कोई भूमिका निभाता है तो उसको भूमिका निर्वाह करते हैं, यानी उसकी जो भी भूमिका होती है वो उसका निर्वाह कर रहा होता है। ये अवधारणा गोफमैन ने दी थी। तो एक शिक्षक है, एक जिला कलेक्टर है, एक प्रधानमंत्री है,
तो उनकी भूमिकाएं होती है, वो जब अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं तो उसको बोलते हैं भूमिका निर्वाह। एक है अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एट रोल। जब कोई फिल्में होती है या रामलीला का आयोजन होता है या किसी दूसरे का अभिनय करना होता है, जैसे कि छोटा बच्चा है वो गुड्डे गुड्डी का खेल खेल रहे हैं तो वो खुद ही गुड्डे गुड्डी बन जाते हैं या हीरो हीरोइन बन जाते हैं। तो ये मीड ने दी थी भूमिका, अभिनय की भूमिका की अवधारणा। तो इसमें क्या होता है कि नाटक के दौरान कलाकार जब किसी दूसरे की भूमिका का निर्वाह करता है तो उसे प्लेइंग एट रोल कहते हैं, यानी अभिनय करता है वो। तीसरा है भूमिका ग्रहण, भूमिका धारण करना, इसको बोलते हैं रोल टेकिंग। किसी अन्य व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार, ये मीड ने दिया था, जब किसी अन्य व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का अनुमान लगाने के लिए व्यक्ति अपने आप को उसके स्थान पे रखता है। तो ये इन्होंने अपना जो समाजीकरण का सिद्धांत दिया था, मैं और मुझे का, उसमें इन्होंने कहा था कि हम दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है इसको जानने के लिए हम उसके स्थान पे अपने आप को रखते हैं। तो उसको उन्होंने कहा है भूमिका ग्रहण करना, दूसरे की भूमिका को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो अपने आप को रखते हैं और उसकी मनोवृत्तियों को अपनाने का जो प्रक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं भूमिका धारण या भूमिका ग्रहण। ये अवधारणा भी मीड ने दी थी। भूमिका संक्रमण, जब एक भूमिका छोड़कर दूसरी भूमिका निभाई जाती है तो उसको भूमिका संक्रमण कहते हैं। ये अवधारणा किंग्सले डेविस ने दी थी और इसे भूमिका वंचन किसने कहा था? राल्फ लिंटन ने कहा था। भूमिका संक्रमण यानी एक भूमिका छोड़कर अगर किसी का प्रमोशन हो जाता है, कोई तहसीलदार है वो एसडीएम बन जाता है, तो तहसीलदार की भूमिका छोड़ देता है, एसडीएम की भूमिका ग्रहण कर लेता है, तो इसे भूमिका संक्रमण कहते हैं, किंग्सले डेविस ने कहा था। और इसे भूमिका वंचन भी कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था राल्फ लिंटन ने। यानी अब जो तहसीलदार है वो किसकी भूमिका से वंचित हो गया है? तहसीलदार की भूमिका से वंचित हो गया है। तो दोनों एक ही बात है लेकिन नाम में फर्क है। भूमिका दूरी, तो ये अवधारणा गोफमैन ने दी थी कि जो वास्तविक भूमिका और जो सैद्धांतिक भूमिका है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है तो उसको भूमिका दूरी कहते हैं। यानी वास्तविक भूमिका और व्यक्तिगत भूमिका के बीच की जो दूरी है, जैसे एक जिला कलेक्टर है तो उसकी वास्तविक भूमिका है कि वो पूरे जिले में नियंत्रण रखे, लेकिन क्या होता है कि वो व्यक्तिगत भूमिका है वो सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाता है, तो इनके बीच में जो दूरी आ जाती है इससे गोफमैन ने भूमिका दूरी कहा है। गोफमैन ने दो और अवधारणाएं दी थी, एक पार्श्व मंच भूमिका और एक अगर मंच भूमिका। यानी जब मंच का संचालन किया जाता है तो रामलीला का आयोजन किया जाता है या फिल्में देखते हैं हम, तो मंच के पीछे वो तैयार होता है तो उसको उन्होंने कहा है पार्श्व मंच भूमिका। और जब वो दुनिया के सामने आता है तो उसको क्या कहा है? अगर मंच भूमिका। एक है भूमिका प्रत्यक्षाएं, यानी भूमिका से संबंधित जो भी अपेक्षाएं होती है, सामान्य जो अपेक्षाएं होती है तो उसको भूमिका प्रत्यक्षाएं कहा जाता है। संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका, ये अवधारणा दी थी नाडेल के अंदर। किसने दी थी? नाडेल के अंदर। तो कुछ भूमिकाएं ऐसी होती है जैसे कि ग्राहक की भूमिका है, तो ग्राहक की भूमिका किससे जुड़ी हुई है, किससे संबंधित है? दुकानदार से संबंधित है, तो इसको क्या कहा है नाडेल ने? संबंधात्मक भूमिका। कुछ ऐसी होती है जो किसी से जुड़ी हुई नहीं होती है, वो अपने आप में स्वतंत्र होती है, तो उसको बोलते हैं गैर संबंधात्मक भूमिका। भूमिका विकलांगता, भूमिका विकलांगता की अवधारणा दी थी एच.डी. क्रिक ने। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी है रुग्ण भूमिका। रुग्ण भूमिका की अवधारणा दी थी पार्सन्स ने। और असफल भूमिका, ये अवधारणा दी थी राल्फ लिंटन ने। यानी बीमारी के कारण अगर कोई अपनी वास्तविक भूमिका नहीं निभा पाता है और उसको दूसरी भूमिकाएं दी जाती है, तब उसको पार्सन्स ने रुग्ण भूमिका कहा है और क्रिक ने उसे भूमिका विकलांगता कहा है। जैसे कोई सैनिक है, वो सेना में लड़ता है लेकिन उसके पैर में चोट आ जाती है तो वो वहाँ लड़ नहीं सकता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको कार्य दिया जाता है कि वो मेस की व्यवस्था करेगा, तो उसको हम बोलते हैं भूमिका रुग्णता। आगे है रोल मॉडल या आदर्श भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, आदर्श भूमिका होती है। तो यह अवधारणा दी थी मर्टन ने। किसने दी थी? मर्टन ने।
अब हम इनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुल यहाँ हम 35 प्रश्नों को ले रहे हैं और इनके आंसर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि परिस्थिति भूमिका का गत्यात्मक पक्ष है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 2, किसने कहा कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है? तो ज़्यादातर प्रश्न वही है जो अभी हमने देखे थे। पहले का आंसर हो जाता है कि लिंटन ने, दूसरा हो जाएगा बीरस्टेड। तीसरा प्रश्न है कि समाज में विभिन्न परिस्थितियों के प्रति लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है। चौथा है समान पद या परिस्थिति पर आसीन व्यक्ति की स्वयं की कार्यकुशलता, दक्षता, व्यवहार आदि का संबंध किससे है? तो उसका संबंध है सम्मान से है। किससे है? सम्मान से है। प्रश्न नंबर 5, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि प्रयत्नों से प्राप्त करता है। ये परिभाषा किसने दी? राल्फ लिंटन ने परिस्थिति के कितने प्रकारों की बात की? प्रश्न नंबर 7, प्राचीन एवं सरल समाजों में किस परिस्थिति का महत्व अधिक है? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है? तो पति, पत्नी, जाति का सदस्य, उपरोक्त सभी। तो मैं चर्चा कर रहा था ना कि ये सारी प्रदत्त जैसे लगती है, पति, पत्नी, जाति की सदस्यता, लेकिन पति और पत्नी है वो क्या है? अर्जित परिस्थिति है। तो जाति का सदस्यता होना प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 10, सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों तथा अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, इनके आंसर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 11, परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसका निर्माण स्वतः ही होता है तथा वो जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही है? प्रश्न नंबर 13, किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो मर्टन ने किया है। ये आंसर इसका दिया ही हुआ है, ये अपने मेन कोर्स में नहीं था। प्रश्न नंबर 14, एक व्यक्ति द्वारा एक समय में अलग अलग या अनेक परिस्थिति धारण करना, जैसे पिता, शिक्षक, पुत्र, पति की परिस्थिति है, तो ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 15, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 16, भूमिका को संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किसने किया? थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत आ रही है मुझे, तो आप इनके अर्थों पे गौर करना, उच्चारण पे मत जाना। भूमिका किस प्रश्न नंबर 17, भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुरूप की गई क्रिया है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे बहुल भूमिकाएं कहते हैं। बहुल भूमिकाएं क्या होती है कि व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती है और अनेक भूमिकाएं होती है, तो उसको हम बहुल भूमिकाएं कहते हैं। लेकिन अगर एक ही परिस्थिति से जुड़ी हुई बहुत सारी भूमिकाएं हैं तो उसको बोलते हैं भूमिका संकुल या रोल सेट। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भूमिका समुच्चय को व्यक्त करता है? 20, रोल मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की? 21, किसने निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 22, भूमिका से अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 23, द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 24, भूमिका दूरी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? प्रश्न नंबर 25, छोटे बच्चों द्वारा
गुड्डे गुडियों से खेलना, डॉक्टर बनना आदि किसका उदाहरण है? प्रश्न नंबर 26 भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होते हैं? प्रश्न नंबर 27 समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? किंग्सले डेविस ने इसे क्या कहा है? प्रश्न नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? 29 व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 30 भूमिका से संबंधित अपेक्षित व्यवहार क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 31 किसी अन्य व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का अनुमान करने के लिए मानसिक रूप से उस व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रखना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 32 रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी? प्रश्न नंबर 33 प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। ये पुस्तकें हैं राल्फ लिंटन की जो महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी 1945 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कुछ परेशानी है तो वो आप लिख सकते हैं। आपने इतने प्रेम से सुना इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।